नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी की महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके तय हैं। तो आप लोग इत्मीनान से कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। और आज हम महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं आपके उनको जानेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के, और उनका प्रकाशन काल जो है क्रमानुसार हम देखेंगे। तो और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो यही कि मैंने यहाँ पे दो हमारे प्रैक्टिस सेट अभी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस सेट। उससे आपका अपना मूल्यांकन होता है कि आप कितना आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिए। और उत्तराखंड साहित्य के अलावा हमने हिंदी साहित्य के भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर सारे प्लेलिस्ट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और कई लोग आप में से क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम NCERT बढ़ा दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बार सिलेबस में डायरेक्टली NCERT का टॉपिक तो रखा नहीं गया है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके सिलेबस में जो साहित्यकार दिए हुए हैं उनको NCERT की बुक से को रिलेट करके ज़रूर पढ़िएगा। जैसे मान लो आपके साहित्य में हिंदी मतलब सिलेबस में निराला एक टॉपिक है, यानी कि निराला जी को के बारे में आपको मान लो पूछा गया है या आपके सिलेबस में रखा गया है। तो निराला से संबंधित NCERT 9 to 12 का विशेष रूप से तो 9 से 12 तक की किताबों में ढूंढिए कि निराला पे कितने चैप्टर रखे गए हैं, कौन कौन से जो उनकी कविताएं हैं, कौन कौन से पाठ हैं जो निराला के आपके NCERT की बुक्स में हैं। तो उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब आप NCERT को और अपने सिलेबस को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। यानी कि NCERT से फिर पूछा भी जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ज़रूर पढ़िए, बहुत डीप मत पढ़िए। जो साहित्यकार आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं उनको NCERT में भी मत पढ़िए, लेकिन जो दिए हुए हैं सिलेबस में उनको NCERT की किताबों में ज़रूर पढ़िए। तो 9 to 11 का NCERT में आपको मेरे चैनल पर आपको 9 से 11 तक का जो सिलेबस है वो NCERT की वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बने हुए हैं अलग अलग, 9 का अलग है, 10 का अलग है, 11 का अलग है और 12 का इसके बाद हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, क्रमानुसार हम उनको पढ़ेंगे। यहाँ आपको ग्रंथ या समय ईस्वी में उसका प्रकाशन दिखेगा और ग्रंथकार का नाम इस साइड से आपको दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इस्वार द लॉ लिटरेचर एंडवी ए हिंदुस्तानी 1839 में इसका प्रकाशन हुआ था और गारसा दत्तासी के द्वारा ये लिखा गया था। गारसा दत्तासी, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ जो गारसा दत्तासी है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, और इसका नाम था इस्वार द लॉ लिटरेचर एंडवी ए हिंदुस्तानी। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी तबकात शुअरा, ये 1848 में मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1873 में इसकी महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई थी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये पुस्तक पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास किया गया था। ठीक है, एक अच्छा काल विभाजन जिसे माना गया, हालांकि शुक्ल जी से अच्छा तो नहीं था लेकिन कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक शुरुआत वहाँ से ज़रूर की थी। इसके बाद देखते हैं आगे, हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में थी। ये 1909 से 1914 में श्याम सुंदर दास के द्वारा ये लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है,
इसके बाद मिश्र बंधु विनोद 1913 में मिश्र बंधुओं ने लिखा था। मिश्र बंधु ने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में एडविन ग्रीव्स ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK ने लिखा था। ब्रज माधुरी सार लिखा था 1923 ईस्वी में योगी हरि के द्वारा। हिंदी साहित्य विमर्श लिखा था 1923 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। हिंदी भाषा का विकास, ये महत्वपूर्ण है, श्याम सुंदर दास के द्वारा 1924 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। कविता कौमुदी 1928 में रामनरेश त्रिपाठी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। कविता कौमुदी 1928 में रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, और इसे हिंदी का सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। ठीक। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। इसके पश्चात देखिए हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण है, रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा लिखा गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जो रामशंकर शुक्ल रसाल हैं, उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? हम आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो अब रसाल के द्वारा हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसको क्या नाम दिया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। इस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ये लिखा था। ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य 1933 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा है, संपादन किया था। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास महत्वपूर्ण है 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद देखिए मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखी गई थी 1940 में। ठीक। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्न दास के द्वारा लिखा गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया था। हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल साकृत्यायन, ये उनके द्वारा लिखा गया था। इसके पश्चात हिंदी वीर काव्य 1945 में टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बहुत महत्वपूर्ण है, 1945 में नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। ठीक। रीति काव्य की भूमिका महत्वपूर्ण, डॉक्टर नगेंद्र 1949। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत की संत परंपरा 1991 में 1951 में परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक पुस्तक है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 पुस्तकें लिखी थी हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, उसके बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। तो तीनों की तीनों आपको सन सहित याद रखनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती हैं, या हो सकता है इनका क्रम आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको लिखा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो था 16 भागों में लिखा था 1961 ईस्वी में और इसको लिखा था नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये एक सभा थी जिसमें बहुत सारे साहित्यकार थे, उनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा ये लिखी गई एक ऐतिहासिक पुस्तक है। ठीक। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने ये संयुक्त रूप से इसका संपादन किया था। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 में नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 में नेजर पांडे की पुस्तक है।
हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1985। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। 1986। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। अब जो ये पुस्तकें थी ना वो थोड़ा जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, तो इसको मतलब जब इन पुस्तकों की आलोचनाएं हुई, जब इनको साहित्य जगत में पढ़ा गया तो लोग चौंक गए कि ये क्या है, मतलब दूसरा इतिहास, क्योंकि पहला इतिहास तो हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल का, जो कि अब तक सबसे प्रामाणिक था। तो इसका जो नाम था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था और विवादास्पद भी था, तो कह सकते हैं। जैसे दूसरा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003 में सुमन राजे, ये एक महिला साहित्यकार हैं और इन्होंने लिखा था। तो इस आधे इतिहास, अब लोग इसको भी देख करके चौंक गए कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो अभी तक हम तो पूरा पढ़ते आ रहे थे, ये आधा इतिहास कैसा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो साहित्य जगत में एक चौंकाने वाली बात इसको माना जाता है, ठीक है। खैर, आप दोनों ही पुस्तकों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, 2004 में नीलाभ ने लिखा था। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव ने लिखा था, ये 2012 में, ठीक है। तो ओझल नारी इतिहास से आप समझ में पा रहे होंगे कि इतिहास जो ग्रंथ हैं उसमें महिला साहित्यकारों के ग्रंथ बिल्कुल ना के बराबर हैं, ठीक है। मतलब किसी भी महिला साहित्यकार ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। अब तक जितने भी हमने ग्रंथ पढ़े सारे पुरुषों के थे या मेल जो साहित्यकार थे उनके द्वारा लिखे गए थे। तो इसीलिए नीरजा माधव ने एक ग्रंथ लिखा ही कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, यानी नारी का कोई इतिहास ही उसमें ना। तो हमें साहित्य के इतिहास में नारी का जिक्र कहीं मिलता है, बहुत कम इक्के दुक्के ग्रंथ होंगे जहाँ इतिहास ग्रंथों में हमें नारी का उल्लेख मिलता है, और उन ग्रंथकार भी नारी ना के बराबर यहाँ मिलती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपने पढ़ा, और इसमें से जो महत्वपूर्ण मैंने बताई उनको आप ज़रूर कंठस्थ करिएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आज का ये वीडियो इतना ही था, आज का सेशन। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। क्या इस पर आपका फीडबैक है, कैसा आपको लगा है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोग एक कंजूसी ज़रूर कर लेते हो, व्यूज़ तो 1000 ऐसे वो तो खैर कम ही है, लेकिन जितने भी व्यूज़ आते हैं उसके आधे के आधे भी लाइक लोग नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा डिमोटिवेट करने वाला पॉइंट हो जाता है। आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक से ही पता चलता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं, और उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो हमें और अच्छा करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।